अब फिजियोलॉजी तुम लोगों ने, सीधी बात है, सबने एग्जाम देना है, ओटी ने भी देना है, एसएलपी ने भी देना है, डीपीटी ने भी देना है। ठीक हो गया। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब आपने कोई चीज सर करनी हो, जब आपने कोई इम्तिहान पास करना हो आपने, तो आपको उसके बारे में एक एक चीज जो है वो डिटेल से आपको पता होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर कितने नंबर हैं, कहाँ पर आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसको पास करना एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए वबाले जान बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको पास करना। जहां पर किसी को कोई बात समझ ना आए, आप लोगों के पास यहाँ पर जूम में एक ऑप्शन होती है रेज योर हैंड वाली। ठीक है, आप लोग प्लीज वो दबा दीजिएगा ताकि मैं वहीं पर रुक के आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दूं। ये जो मेरे पास सामने ये चीज आप लोगों को भी नजर आ रही होगी, ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डीपीटी फर्स्ट ईयर। ठीक है, डीपीटी का जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रोफेशनल होता है या फर्स्ट प्रॉफ जो होता है, वो बेसिकली टोटल 200 नंबरों का होता है आपके पास। ठीक है, यानी कि आपका थेरी और आपका प्रैक्टिकल वाइवा मिलाकर आपको, थेरी 100 की होती है, प्रैक्टिकल वाइवा 100 का होता है, ये टोटल आपके 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जिसमें एक आपका आ जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें आपका सारा रिटन होता है, और दूसरा आपका आ जाता है प्रैक्टिकल वाइवा, जो कि आपका उसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आपका वाइवा भी होता है, आपकी ऑस्पी भी लगती है उसके अंदर। ठीक है, अब एक चीज जो कि राइट फ्रॉम द डे वन तुम लोगों की शुरू होगी हुई है, तुम लोगों का प्रॉफ, समझ लो कि तुम लोगों का प्रॉफ जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक है, उसमें ये जो इंटरनल असेसमेंट है ना 10 नंबर की, ये तुम लोगों की उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन तुम लोगों का पहला लेक्चर हुआ था। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट नाम से पता लग रहा है कि कॉलेज की जो एक असेसमेंट जाती है ना आप लोगों की, कि जी 10 में से आप इस बच्चे को कितने मार्क्स देते हैं, जो कॉलेज के हिसाब से जाती है। ठीक है, अब ये जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है, ये बनती है 3-4 चीजों के ऊपर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस आपकी 75, जो यूएचएस का क्राइटेरिया है, इट इज 75। 75% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस के अपने रूल्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस अपने रूल्स को अटेंडेंस के मामले में फॉलो करते हैं, और इस चीज के ऊपर उनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये कॉलेज के पास अथॉरिटी है अपनी, कि वो 80% अटेंडेंस रखता है, 85 रखता है, 90 रखता है। अब आजकल मुझे नहीं पता पीएसआरडी का क्या क्राइटेरिया जा रहा है, लेकिन जो लास्ट था आई थिंक इट वाज 75, के 75% से कम यूएचएस आपको एग्जाम में नहीं बैठने देती। ठीक है, इंटरनल आपकी हो गई, असेसमेंट आपकी 75% होनी चाहिए। ठीक है, आपके जितने क्लास टेस्ट होते हैं फिजियोलॉजी के भी और बाकी सबके भी, ठीक है, उसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उनमें आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 टेस्ट हुए हैं और आप उन 10 में से 7 में पास हुए हो या 6 में पास हो गए हो, तो आपकी एक डिसेंट, एक मुनासिब सी आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो चली जाती है। ठीक है, तीसरी चीज आपका एप्टीट्यूड। सारा साल आपका बिहेवियर फैकल्टी के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रहा है, लड़ाइयाँ तो नहीं करते रहे, ठीक है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की कॉलेज के अंदर, जनरली आप लोगों का इंप्रेशन कैसा है, वो आपकी इंटरनल असेसमेंट बनाती है आपकी। और ये आपके जो 10 नंबर होते हैं ना, तुम लोग यकीन करो, एंड के ऊपर आकर इंसान एक एक नंबर का मोहताज होता है, और आपको 50 नंबर चाहिए होते हैं सप्ली से बचने के लिए। लोग 49 के ऊपर जो है वो फेल हो रहे होते हैं, सप्ली में बैठ रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो 10 नंबर है तुम लोगों के, ये तुम लोगों के पास अभी से तुम लोगों के शुरू हो गए हुए हैं। ठीक है, अब तुम लोगों का पेपर डिवाइडेड मैंने कहा था कि दो पोर्शंस में होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी के अंदर तुम लोगों के 100 नंबर होते हैं, तुम लोगों के पास 100 में से 10 नंबर कॉलेज लगाकर भेज चुका होता है। ठीक है, अब पीछे रह गए 90। 90 में जो 45 हैं वो आपके एमसीक्यूज में आ गए, 45 आपके एससीक्यूज में आ गए। ठीक है, आप लोगों ने 90 में से 45 स्कोर करने होते हैं ताकि आप पास हो जाएं। ठीक है, अब आपके 7 नंबर अगर यहाँ से आ, चलो छः छः भी अगर लगा लो, 6 अगर यहाँ से आ गए ना आपके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 90 में से आपको कम से कम 45 आपको लेने पड़ेंगे
ताकि 45 + 6 51 मार्क्स आपके आ जाएं और आप ये थ्योरी पास कर सको। ठीक है, अब थ्योरी इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज और एससीक्यूज। ठीक है, इनके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। दूसरा आपका पोर्शन आता है प्रैक्टिकल वाइवा का। आपके प्रॉफ जब रिटर्न कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके 3 से 4 दिन के बाद जो है वो आपका ऑस्पी आपका या प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है वो आपका होता है। अब प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर भी आपके 10 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं वो लगते हैं। अगर आपके ऊपर भी 6 लगे हैं तो आपके यहाँ पर भी 6 लगेंगे आपके। ठीक है, ये पोर्शन जो प्रैक्टिकल ऑस्पी वाइवा वाला है ये तुम लोगों को अभी शायद इतना अपील ना करे, बिकॉज ये सारा पिछले 2-3 साल से ये अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज चल रहा है कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा ड्यू टू वट एवर रीजन। लेकिन तुम लोगों को ये चीज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तुम लोगों की थेरी है, बिकॉज इस टोटल 200 में से आपने जो है वो नंबर लेने होते हैं। और एक और चीज, आपने प्रैक्टिकल वाइवा अलहदा पास करना है, थेरी आपने अलहदा पास करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रैक्टिकल वाइवा में 100 में से आप जो है वो 80 नंबर ले लें और यहाँ पर आप जो है वो थेरी में से आप इतने ले लें कि आपका 200 में से आपका 100 बन जाए। आपको ये दोनों अलहदा अलहदा पास करने होते हैं। दोनों में से किसी में भी अगर आप फेल हो गए खुदा ना खास्ता थेरी में या प्रैक्टिकल वाइवा में, तो आपको सप्ली में दोबारा बैठना पड़ता है आपको। ठीक है, अब ऑस्पी जो होती है आपकी वो आपका बहुत इंटेग्रल पार्ट होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। ये 20 से 25 नंबर के दरमियान होती है। अच्छा, ये जो नंबर यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं ना मार्क्स, ये ±5 या 10 ये ऊपर नीचे जा सकते हैं ये। ठीक है, इसमें आपकी ऑस्पी होती है। ऑस्पी तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। ऑस्पी में ये होता है कि आपके पास छोटे छोटे सवाल होते हैं, आपके पास सामने आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड या आपके थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज़ आपके सामने पड़ी होती है और उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप पड़ा होता है, नीचे लिखा होता है आइडेंटिफाई द अपरेटस, और साथ उसके कोई क्वेश्चन होता है कि जी इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या इस उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल होता है आपका। ठीक है, ये सवाल आपने 1 मिनट के अंदर जो होता है वो करना होता है, और ये सवाल आपका एक स्टेशन के ऊपर पड़ा होता है। ये आपके ऑस्पी के अंदर 6 से 7 स्टेशन होते हैं, आप हर स्टेशन के ऊपर चलते जाते हैं। हर स्टेशन के ऊपर आपके पास 1 से 2 मिनट का वक्त होता है, उसमें आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसको आंसर करना होता है आपने। और इस तरह से पूरी आपकी को 20 नंबर की आपकी ऑस्पी बन जाती है। फिर आपका वाइवा होता है। वाइवा 2 लोगों के पास होता है, एक आपका इंटरनल एग्जामिनर जो कि आपके कॉलेज के अंदर से ही कोई ना कोई बंदा होगा, और दूसरा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो किसी दूसरे कॉलेज से आया होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये जो वाइवा वाला पार्ट है ना, बच्चे इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, बिकॉज ये इसमें जाहिर है प्रेशर होता है एक अननोन बंदे का, जिसको आप कभी जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। तो इसमें बच्चे जो है वो अक्सर गलती कर जाते हैं। फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो आपने वहां पर परफॉर्म करना होता है आपने, उसका उससे रिलेटेड फिर वाइवा होता है। वो एक्सटर्नल के पास चला जाए, इंटरनल के पास चला जाए, ये आपकी किस्मत, आपका नसीब। ये 25 नंबर का होता है और आपकी प्रैक्टिकल कॉपी एक बनती है। आ गया एसएलपी और ओटी। एसएलपी और ओटी के साथ जाती ये है कि एसएलपी और ओटी दोनों इनका कंबाइंड एग्जाम होता है, जिसके अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों इकट्ठे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सीन होता है कि आपका जो थ्योरी होता है ना वो कंप्लीटली आपका एमसीक्यूज की बेस के ऊपर होता है। ओटी और एसएलपी को एससीक्यूज या एसएक्यूज नहीं पूछे जाते। ठीक है, इनके 45 एमसीक्यू एनाटॉमी के एक पेपर, उसके बाद 45 एमसीक्यू फिजियोलॉजी के एक पेपर। अब इसमें एक फायदे की बात ये है, वो इस तरह से है कि आपको अगर एनाटॉमी ज्यादा अच्छी आती है आप उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको फिजियोलॉजी ज्यादा अच्छी आती है आप उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। यू नीड टू हैव 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू पास दिस एग्जाम। इसके अंदर भी आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो लगती है। 10 नंबर टोटल होते हैं, उसमें से 5 आपके एनाटॉमी के होते हैं और 5 आपके फिजियोलॉजी के होते हैं। अब इसके अंदर मसला क्या आता है? मसला ये आता है इसके अंदर कि आपको आपको जो है वो पूरा एनाटॉमी आपको, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है ओटी एसएलपी दोनों का, और पूरी फिजियोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है ओटी एसएलपी की। डीपीटी का एज ये है कि आपको 2 साल के अंदर फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी होती है। पहले साल में आपका सेल, जीआई, नर्वस सिस्टम, आपका
नर्वस सिस्टम तो नर्व एंड मसल होता है आपका, ठीक है, ब्लड हो गया, इस तरह के टॉपिक्स हो गए। सेकेंड ईयर में आपका एंडोक्रिनोलॉजी, आपका रिप्रो, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी ये आ गया। ओटी का खास तौर पर, ओटी ने ये सारी चीजें एक ही साल में पढ़नी है, एसएलपी ने ये सारी चीजें एक ही साल में पढ़नी है, और इनके हैं भी एमसीक्यूज जिसके लिए आपको तैयारी ज्यादा चाहिए होती है आपको। अच्छा, अब ये वापस आ जाते हैं डीपीटी के ऊपर। डीपीटी का यार तुम लोगों में से अगर किसी ने सिलेबस खोला हो तो ये तुम लोगों का एक चीज होती है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, या जिसको हम आम जुबान में टॉस का नाम देते हैं या टीओएस कहते हैं जिसको, ठीक है। अब अगर तुम लोग इसमें देखो तो तुम लोगों के जितने टॉपिक्स हैं, सेल हो गया, नर्व फिजियोलॉजी, मसल, ब्लड, आपका हार्ट या सीवीएस, सर्कुलेटरी, इसके अंदर रेस्पिरेटरी, जीआई, ठीक है, इन सबको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि इसके अंदर पहली चीज तो ये देखो, सेल में से आपको एक एस ए क्यू आएगा। एस ए क्यू इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको एस सी क्यू कहते होते थे, अभी भी अक्सर लोग जल्दी में एस सी क्यू बोल जाते हैं, अब इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक है। और 4 आपके आ गए, इसमें से एमसीक्यू आ गए। नर्व के अंदर आपका तकरीबन 1 से 2 एससीक्यू आ गए, और आपके एमसीक्यूज जो होते हैं वो 7 होते हैं। अब ये आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आप लोग इसके लिहाज से अपनी तैयारी करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज तुम लोग देखो किसके अंदर आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी के अंदर आ रहा है, सर्कुलेटरी के अंदर आ रहा है, ठीक है, आपका मसल फिजियो के अंदर आ रहा है, और आपका नर्व फिजियोलॉजी के अंदर आ रहा है। इसमें भी 7 7 7 7, ये कितने हो गए? 21 हो गए। आपके 45 में से 21 एमसीक्यू आपके ये इन 4 टॉपिक्स में से आते हैं। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका ब्लड आ जाता है, इसमें से 5 एमसीक्यू आने हैं। फिर तीसरे प्रायोरिटी पे आपका आ जाता है हार्ट, 4 एमसीक्यू, जीआई 4 एमसीक्यू, ठीक हो गया। और 4 ही एमसीक्यू आपके सेल में से आते हैं। ये चीज आपको जहन में रखनी पड़ेगी अगर आपने जो है वो बेहतर परफॉर्म करना है एग्जाम के अंदर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके ये जो के, एस और ए है ना, ये जो इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं, के मीन्स नॉलेज, ठीक है, एस मीन्स स्किल, और ए को छोड़ दीजिए आप लोग। जो चीज तुम लोगों के लिए जरूरी है ना जाननी, वो ये है, वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ C2, C3, C3, C2, C3, C3। यूएचएस का एक क्राइटेरियन होता है हर क्वेश्चन का, C1 से लेकर C5 तक, ठीक है। C1 आप यूं समझ लीजिए कि C1 सबसे आसान है और C5 सबसे मुश्किल है, ठीक है। टेक्निकली हम ये कहते हैं कि जो C1 का सवाल होता है ना, उसमें आपकी नॉलेज असेस की जाती है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना डीपीटी के, एसएलपी के और ओटी के, तीनों के, वो C1 डिफिकल्टी लेवल से लेकर C3 तक के होते हैं। इससे ज्यादा आपको मुश्किल सवाल असूलन पूछने नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, अब जो एससीक्यूज हैं उनकी तैयारी आप कैसे करते हो? एमसीक्यूज, होम्योस्टेसिस पढ़ लिया होगा, इसका जवाब आता है किसी को? Maintenance of internal environment. Yes, sir. B, maintenance of constant internal environment. Exactly. B is the right answer. Shabash. अच्छा, major component of the adult human body is water. 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 excellent. Yes, sir. ये सारे C1 लेवल के सवाल हैं सारे। ये C2 है ये वाला। B option. Uterine Sir, contractions। B. Yes, sir. चलो ठीक है। सर वो तो पॉजिटिव है। जी यूट्राइन वाला पॉजिटिव। हाँ, और C. शाबाश, C is the right C answer। option. सी सर। ठीक है, इसमें आप लोगों को उसने एक चीज सिखा दी हुई है कि नेगेटिव फीडबैक है क्या। अब आपने उसकी मिसाल देनी है, ठीक है। क्यों का enumerate 4 functions of glycocalyx, ठीक है। इसके ये यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, और पार्ट बी है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 नंबर और ये नीचे वाला 3 नंबर, ठीक है।
अब तुम लोगों को बताने का मकसद ये है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तुम लोगों को बताने का मकसद ये है कि यूएचएस में जब भी कोई सवाल आता है ना, उसके साथ उसकी की बनाकर भेजी जाती है, ठीक है। 4 फंक्शंस आपने लिखने हैं ग्लाइकोकेलिक्स के, ये देखो, रिपेल्स नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अटैचेस टू ग्लाइकोकेलिक्स ऑफ अदर सेल्स, रिसेप्टर सब्सटेंसेस, बाइंडिंग हार्मोन्स के लिए इंसुलिन वगैरह हो गया, कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जो उसके इम्यून रिएक्शन में हेल्प करते हैं, हर एक का वो साथ लिख देता है कि आधे आधे नंबर का एक है। अगर तो बच्चे ने 4 लिख दिए फंक्शन, तो हर एक का उसको आधा आधा नंबर मिल गया, तो कितने हो गए 4, ठीक है, आधा आधा नंबर यानी कि 2। अगर तो उसने पूरे लिख दिए तो उसको इसमें से 2 देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताना है, दैट्स इट, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहानियां लिखते हैं, जो की जाती है उसमें सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये पढ़ते जाओ। नेटवर्क है ट्यूबुलर फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म दैट आर इंटरकनेक्टेड, वॉल्स के अंदर आपको लिपिड बाइलेयर मिल रही है आपको, ठीक है, बीच बीच में कहीं प्रोटीन भी लगा हुआ है। स्पेस इनसाइड इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट कंटेन्स राइबोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया है तो उसको 1.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब सवाल गौर से पढ़ो, स्ट्रक्चर along with its function, उसने 2 चीजें मांगी आपसे, स्ट्रक्चर भी मांगा, फंक्शन भी मांगा। आपने स्ट्रक्चर ये लिख दिया, फंक्शन नीचे ये लिखा हुआ है। मकसद बताने का ये है कि अगर तुम लोग वैलिड आंसर्स दोगे तो ही तुम लोगों को उसमें नंबर मिलेंगे। यूएचएस की होती है जो उसके पास बनी आती है, और साथ में उसके पास रेफरेंसेस होते हैं। ये आपके टॉपिक का नाम आ गया, ये आपके टॉपिक में सब टॉपिक का नाम आ गया, ठीक है। ये जिस किताब से उसने आंसर लिखा है, और ये उसका एडिशन, उसका चैप्टर, उसका सफ़ा नंबर।